नमस्कार ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज फन टॉक्स विद विजय और यूट्यूब चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पे। फ्रेंड, हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कर रहे हैं। सभी को पता है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने बोला था कि पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मैंने स्टार्ट करवा रखी है और आपके कमेंट्स आए थे कि सर बड़ी क्लास स्टार्ट करो। तो भाई आज कुछ बड़ा क्लास का टाइम जो है वो बढ़ा के थोड़ा स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग यार शेयर बहुत कम करते हो, थोड़ा सा ना मोटिवेट होता हूँ उस चीज़ से मैं कि यार व्यूज़ नहीं आते, बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे देखते नहीं हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मोटिवेट रहूँ और आपको अच्छे से पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप लोग जो चैनल है उसको शेयर कर दिया करें। और मेरा फेसबुक पेज मैंने कई बार बोल दिया, लेकिन आपने अब तक जो है लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो अब प्लीज़ आप लोग वो भी फॉलो कर लें। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कल की क्लास में मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया था। वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, सबके बारे में बताया था। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि जो वोल्टेज होती है और विद्युत वाहक बल होता है, मात्रक दोनों का सेम होता है, मेजर भी सेम चीज़ से करते हैं। विद्युत वाहक बल वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए धक्का लगाते हैं अपन, ठीक है। एक प्रकार का जो धक्का लगाएंगे जिससे अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, मूव करें, एक जगह से क्या करें, मूव करें, तो वो चीज़ क्या कहलाई थी, विद्युत वाहक बल। अब लास्ट टॉपिक छोड़ा था हमने ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में बात करेंगे, उससे पहले प्रतिरोध के बारे में बता देते हैं। एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। दोनों के बारे में बताया था कि जैसे मान लो कि ये कोई मेरा टुकड़ा है, ये मेरा कोई टुकड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, रजिस्टर होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रजिस्टेंस होगा, यानी प्रतिरोध होगा। तो अगर मान लो मैं सीधा तार रख दिया तो तार भी मेरा क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोधक है, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रतिरोध पैदा करेगा। अगर मान लो जो गुण है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और जो पुर्जा हमें दिखाई देता है कि ये जो चीज़ है ये प्रतिरोध क्या करेगी, पैदा करेगी, ये चीज़ है यही तो प्रतिरोध को पैदा करेगी ना। सीधा तार है, मान लो उसको तार को मैंने क्या कर दिया, ऐंठ के एक कुंडली बना ली, ये मैंने एक कुंडली बना ली, तो ये क्या हो गया, मेरा नियत मान का एक प्रतिरोध ही हो गया, जो एक प्रतिरोध ही हो गया, जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ठीक है। इसी को मैंने प्रतिरोधक बोला है। अब सिंबल के बारे में बात कर लेता हूँ कि प्रतिरोध का सिंबल क्या है, तो इस हिसाब से भी दर्शा सकते हैं आप। इसके अलावा एक उसका प्रतिरोध का सिंबल ये भी होता है, ये भी प्रतिरोध का सिंबल है। आपको मैक्सिमम ये सिंबल जो है वो देखने को मिलेगा प्रतिरोध का, ठीक है। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रतिरोधकता। एक चीज़ और आती है प्रतिरोधकता, या इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। इसका एक नाम और है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। कई नाम है इसके, विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका नाम है और प्रतिरोधकता भी इसका नाम है, रजिस्टिविटी भी इसका नाम है। कई जो नाम है वो इसके होते हैं। चलिए थोड़ी सी शायद डाल लूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं आगे। तो ये जो रजिस्टिविटी होती है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, प्रतिरोध हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले बता देता हूँ कि प्रतिरोध जो होता है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, भाई टेम्परेचर क्या है किसी चीज़ का, कि अगर अपन बात करते हैं चालक के मामले में, आप लोगों ने सुना होगा चालक, अचालक और अर्धचालक। अगर नहीं सुना तो मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं आप लोगों को, पर बता देता हूँ कि चालक वो है, जैसे मान लो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। और जिसमें से बिल्कुल भी करंट फ्लो ना हो वो क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। और चालक और अचालक के बीच का जो गुण धर्म रखते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना, इनके बारे में आगे जो चैप्टर हमारा आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को बस इतना ही बता देता हूँ कि चालक एक तार होगा जो क्या करेगा, अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह करा सकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी और विशिष्ट प्रतिरोध, तीनों के एक ही नाम है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं रो से। ये जो पीसा मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं, रो, RHO, रहो, ठीक है, इसको रो बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। तो जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है, टुकड़ा है, कोई 1 बाई 1 का टुकड़ा है मान लो, ठीक है।
तो जिसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटा। ये मोटाई क्या है इसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जो लंबाई है उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो अब परिभाषा आप लोग क्या बनाओगे कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले, ये चीज क्या है कटाक्ष क्षेत्रफल, कटाक्ष क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्या बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्या है लंबाई, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध। अब इस टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा, इस टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का और प्रतिरोध ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और बनता है। अगर हमें क्या चीज दे रखी हो, लंबाई दे रखी हो, उसकी मोटाई दे रखी हो, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। एक तो ये फॉर्मूला है जिससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला है कि हमें प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, तो रो इक्वल टू RA अपॉन L। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमारा प्रतिरोध किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो प्रतिरोध जो हमारा है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो प्रतिरोधकता पे, प्रतिरोधकता चीज क्या है एक्चुअल में, प्रतिरोधकता वो चीज है जो तार का, मतलब ये मान लो कि प्रकृति, आप लोग प्रकृति मान सकते हो प्रतिरोधकता को। दूसरा है लंबाई के ऊपर और तीसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया या कटाक्ष क्षेत्रफल पर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरा प्रतिरोध। और अगर प्रतिरोधकता की बात करूं तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थ की या अलग अलग प्रकार के तार की जो प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मान लो तांबे की प्रतिरोधकता अलग होगी, उससे प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई जो मर्जी हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मर्जी हो, तांबे की अलग होगी, चांदी की अलग होगी, इस हिसाब से होगी। ठीक है, और इसमें किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, लंबाई पे भी करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी करेगा और प्रतिरोधकता पे डिपेंड करेगा। चलिए इसको और समझाने का कुछ तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि प्रतिरोधकता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं प्रतिरोध और इनके बारे में। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दें, और फन टॉक्स विद विजय का जो मेरा पेज है उसको आप लोग लाइक कर लें। यहाँ पे नाम लिख ही देता हूँ मैं, फन टॉक्स विद विजय। ठीक है, नाम लिख ही दिया मैंने फन टॉक्स विद विजय, तो इसको आप फेसबुक पेज पे जो है लाइक कर लें आप लोग। अब मैं क्या बात कर रहा था कि प्रतिरोध और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसे अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या आता है कि 1 सेंटीमीटर लंबा और, या ऐसे मत करो इस क्वेश्चन को, इसको आप ना ऐसे करो कि एक तांबे के तार की लंबाई को 2 गुना कर दें और मोटाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन लिया है कि अगर किसी तांबे के तार की लंबाई को 2 गुना कर दें और उसके मोटाई को क्या कर दें, मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि उसकी मोटाई को हम लोग आधा कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बताऊंगा कि इसमें हम रो का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। देखो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A। तार किस चीज़ का है,
तांबे का। मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकता तभी बदलेगी जब यहाँ पर तार क्या है दूसरा ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैंने तांबे का लिया है और एक कोई सेम लंबाई और सेम मोटाई का दूसरा तार ले लिया, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही तार की बात कर रहे हैं कि उसी तार को हमने क्या किया है लंबा किया है और रजिस्टर को क्या कर दिया मैंने मोटाई को क्या कर दिया आधा कर दिया। तो मान लो पहले रो इक्वल टू क्या है, रो इक्वल टू तो आप सेम ही रखना हमेशा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो मटेरियल है वो चेंज नहीं किया। एल इक्वल टू क्या है, पहले एक था, अब एल इक्वल टू क्या कर दिया, पहले एक था और मोटाई भी कितनी थी, ए इक्वल टू क्या था, मोटाई भी एक थी। तो जब मोटाई एक थी तो आर इक्वल टू क्या था, 1 × 1/1 यानी 1/1। तो रजिस्टेंस क्या था, 1 ओम था जब लंबाई एक थी और मोटाई भी एक थी। अब दूसरी कंडीशन आई है, दूसरी कंडीशन इसने क्या बोला है, लंबाई को 2 गुना कर दें। एल इक्वल टू क्या कर दिया हम लोगों ने 2 कर दिया और ए इक्वल टू हम लोगों ने क्या कर दिया आधा कर दिया, मतलब 1 कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोगों ने क्या कर दिया 1 कर दिया, सॉरी यहाँ क्या किया है, लंबाई को तो 2 गुना कर दिया 1 से बढ़ा के 2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया 1/2 कर दिया आधा। तो अब कंडीशन क्या होगी, R इक्वल टू 1 × 2/1/2। अब इसको आप लोग सोल्व करते हो तो क्या आता है, देखो 2/1/2, तो ये क्या आ गया 4 गुना, यानी कि रजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों का। अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर मान लो लंबाई पे मैंने इतना फ़र्क डाला है और मोटाई पे मैंने इतना डाला है तो क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो 4 गुना रजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 1 ओम रजिस्टेंस था अब 4 ओम रजिस्टेंस हो गया। तो जैसे ही हम क्या कर देते हैं कि किसी तार की मोटाई को कम कर देंगे तो रजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। लंबाई भी मैंने बढ़ा दी और मोटाई भी मैंने कम कर दी तो मेरा रजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। अब एक कंडीशन और आती है कि तार की मोटाई हम लोगों ने क्या रखी है सेम रखी है, सिर्फ लंबाई बढ़ाई है। सिर्फ लंबाई कैसे बढ़ाएंगे, जैसे मान लो ये तार है, इसकी मोटाई मैंने बिल्कुल सेम रखी है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी लंबाई बढ़ा दी, यानी कि एक तार उसके साथ और जॉइंट कर दिया, तो रजिस्टेंस क्या होगा। तो ये भी रजिस्टेंस आपको निकालना सिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या किया है कि लंबाई एक है मोटाई एक है। अब हम लोगों ने लंबाई बढ़ा दी लेकिन मोटाई क्या रखी है सेम रखी है। तो यहाँ पर आप सीधा 1 करोगे तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 गुना बढ़ जाएगा। पहले जो रजिस्टेंस 1 ओम था वो अब 2 ओम हो गया। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेशंस। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चंस कैसे आता है कि अगर किसी तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए, खींचकर अगर हम किसी तार को लंबा करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास तार है, इसको मैंने क्या करना है खींच के लंबा करना है। अब मैं इस तार को खींच के लंबा करूंगा तो सीधी सी बात है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो हम पहले वाला जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था उस हिसाब से क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि 4 गुना रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लिख लो कि अगर किसी तार को, या ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। इस पे क्वेश्चन आया है भाई और आने की संभावना है R इक्वल टू ρL/A, याद रखना इसको, ठीक है। अगर मान लो मैं लंबाई बढ़ा देता हूं तो रजिस्टेंस मेरा जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर मैं मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देता हूं तो भी रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मोटाई पे डिपेंड करता है, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, तीनों चीज़ों पे। लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है या रजिस्टिविटी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अभी आपको सिखाऊंगा कि जो प्रतिरोध है उसको जोड़ते कैसे कैसे हैं,
तो प्रतिरोध को जोड़ने का 3 सिस्टम होता है। एक चीज़ बता देता हूँ, अपने घर की जो वाइंडिंग होती है, जो अपने घर की फिटिंग की होती है, वो समांतर क्रम में की जाती है। समांतर क्रम में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, करना सिखाऊंगा। ओम का नियम आप लोगों ने सुना होगा। अब एक क्वेश्चन आता है, ओम का नियम किस चीज़ पे लगता है, तो ओम का नियम लगता है AC और DC दोनों पर। ओम का नियम AC और DC दोनों पर लगता है, ठीक है। ओम का नियम कब लगता है, जब तापमान क्या हो, तापमान नियत हो, यानी कांस्टेंट हो। क्योंकि अगर तापमान मतलब चेंज होता रहेगा तो कंडक्टर है, कंडक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वातावरण पे डिपेंड करता है। अगर मान लो नमी आ जाती है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, और जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है कोई कंडक्टर, तो उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। अब इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओम का नियम है V समानुपाती I, या V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर एक आप लोग डायग्राम देख रहे हो जो मैंने बनाया है, आप लोगों ने ITI में भी देखा होगा, V इक्वल टू IR। अब देखो, अगर मेरे को V ज्ञात करना है तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अगर मुझे I फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बटे R। और अगर मुझे R यहाँ से फाइंड करना है तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बटे I, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुत काम में आएंगे। अगर हमें मान लो कि वोल्टेज फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले से करेंगे, अगर हमें करंट फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से करेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। क्लियर है आप लोगों का? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में विजिट कर लेना, आप सभी का वेलकम है। चलिए अब इस पे बात करते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है और वो कैसे जोड़ा जाता है, हमें किस हिसाब से, घर की फिटिंग अगर हम समांतर में करते हैं तो क्यों करते हैं, सीरीज में हम लोग क्यों नहीं करते। देखो, प्रतिरोध 3 हिसाब से जोड़े जाते हैं, एक तो सीरीज में, एक पैरेलल में, और एक सीरीज पैरेलल दोनों में। तो यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूँ मैं, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, ठीक है। 3 तरीके से जोड़ते हैं। एक तो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, एक जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, और एक जोड़ा जाता है मिश्रण यानी मिश्रित क्रम, मिला जुला, ठीक है। तो श्रेणी में जोड़ने का, अगर रेजिस्टेंस को श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या होगा, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं समांतर में जोड़ने की, तो 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN, ठीक है। इस हिसाब से आ जाएगा। अब मिश्रित में क्या आएगा, मिश्रित का एक अलग तरीका है, मिश्रित का भी आपको तरीका बताऊंगा, जिसमें हमें सीरीज में भी जोड़ना पड़ेगा, समांतर में भी जोड़ना पड़ेगा। ये डायग्राम से आप लोगों को कराऊंगा। अब देखो, इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको सिंबल बताया था कि प्रतिरोध का है, एक प्रतिरोध लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया। तो ये R1, ये R2, ये R3। अब मान लो कि ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। तो अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो R टोटल इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि R टोटल जो प्रतिरोध आया है वो कितना आ गया, 9 ओम का आ गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अब बात करते हैं समांतर क्रम में। वही कंडीशन है कि भाई एक ये प्रतिरोध लगा दिया, एक ये प्रतिरोध लगा दिया, और एक ये प्रतिरोध लगा दिया। इन चीज़ों को क्या बोला है, समांतर बोला है, ठीक है। तो ये A B, ये मैंने सिरे लगाए हैं सिर्फ A B, और यहाँ से इसको क्या कर दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। जब इसको मैंने यहाँ से बैटरी के साथ जोड़ दिया तो ये वोल्टेज है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब 1/R1, 1/R2, 1/R3 लिख दिया, तो आगे यहाँ पर मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो कर देता हूँ। तो 1/2
प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 12 एलसीएम आ गया तो 6 दूनी 12, 6 प्लस 4 तिये 12 प्लस 3, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13/12। 1/r टोटल इक्वल टू क्या आया है? 13/12। लेकिन हमें क्या चाहिए? आर टोटल। तो आर टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/13। यानी समांतर के अंदर एक बात आप लोग याद रखना कि जो सबसे कम मान का जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा। अब 12 में अगर आप 13 का भाग दोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस आएगा। श्रेणी में प्रतिरोध क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है श्रेणी में टोटल रेजिस्टेंस, और समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सबसे कम मान का जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम हो जाता है। ये श्रेणी का तरीका मैंने बताया है, ये समांतर का तरीका बताया। अब मिश्रित जो संयोजन होता है वो क्या होता है? तो मिश्रित संयोजन में क्या होगा? हम श्रेणी में भी जोड़ेंगे, समांतर में भी जोड़ेंगे। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हूँ भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और करने का तरीका आप लोग अच्छे से सीख लो, काम आएगा लाइफ टाइम। जितना आप लोग जब तक जॉब नहीं लगती तब तक काम आएगा, जॉब लगने के बाद भी काम आएगा। कल को आपको बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले तो वहाँ पर भी आप लोगों के ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मैं कर देता हूँ रफ एंड नेक्स्ट। अब बात करते हैं श्रेणी और समांतर अगर दोनों आ जाए तो क्या होगा, यानी मिश्रित संयोजन। एक चीज़ और बता देता हूँ समांतर क्रम का। समांतर क्रम में मान लो कि 2 रेजिस्टेंस लगे हों, एक ये रेजिस्टेंस लगा लिया, एक ये रेजिस्टेंस लगा लिया, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस आप लोगों को लगे हुए मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर आप लोगों को 2 रेजिस्टेंस मिल गए और ये 5 ओम का, ये 6 ओम का है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक फॉर्मूला है आर टोटल इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, एक ये फॉर्मूला है। अगर 2 रेजिस्टेंस लगे, सिर्फ 2 में ये काम करेगा, यानी कि 5 इंटू 6 बटे 5 प्लस 6 यानी 11, ठीक है। तो 30/11 ये आ गया आर टोटल। इसमें आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप उसमें उल्टा कर रहे थे तो इसमें आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ तभी लगेगा जब ओनली ऑन 2 रेजिस्टेंस लगे हों। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये भी आप लोग नोट कर लो, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस मान लो सेम वैल्यू के लगे हों, जैसे 6 ओम के हैं, तो आपको कुछ नहीं सोचना। अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं तो 6 बटे आप क्या कर दोगे? 2 कर दोगे, ठीक है, क्लियर है, सीधा आप कर दोगे। अगर यहाँ पर मान लो कैसे करोगे, वैसे ही आ जाएगा 6/2, यानी कि 3 आ जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर वैसे करते हैं 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6, तो 6 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1, यानी कि 2/6। 1/r टोटल इक्वल टू 2/6, तो आर टोटल इक्वल टू क्या आ गया? 6/2, यानी 3 ओम, वही चीज़ आ गई। और अगर आपको 3 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, जैसे मान लो आप लोगों को 3 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? 6 में 3 का भाग दे दोगे, वही कंडीशन आ जाती है। 6 में 3 का भाग दोगे, कितना आ रहा है? 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/6। 1/r टोटल इक्वल टू क्या आ गया? 3/6, और आर टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/3, यानी 2 ओम। वही चीज़ है, 2 ओम वैसे निकाला है, 2 ओम हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। टाइम बचाना जरूरी है एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों के काम आएगा। और अगर आप ITI के स्टूडेंट हो ना, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पर भी आपका टाइम बचाएगा और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित क्रम के संयोजन की। मिश्रित क्रम के संयोजन में क्या होता है कि एक ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, अब आगे चल के ये रेजिस्टेंस लग गया, ये रेजिस्टेंस लग गया। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा। ये मैंने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी V, ठीक है। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है। अब आपसे पूछ ले कि भाई आर टोटल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है, समांतर को। अगर सीरीज समांतर लगे हों तो सबसे पहले आप समांतर को सोल्व करोगे, ठीक है। जब समांतर को सोल्व करते हो तो
क्या आता है R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 × 4 बटे 8, तो 4 चौके 16 बटे 8 यानी 2, या सीधा ही कर सकते थे दोनों का, अगर दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए तो सीधा आधा कर दो, 2 ही आ जाता। अब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब ये हमारा जो दूसरा डायग्राम बना है वो इस हिसाब से आप लोग बना सकते हो कि एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इन 2 4 को हटा के यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये बैटरी लगा दी, ये भी, ठीक है। अब ये मेरी बैटरी लग गई। अब R टोटल इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2 यानी कि 2 + 2 यानी 4 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया 4 ओम आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिल सकती है कि V इक्वल टू आपको दे दिया जैसे 80 वोल्ट, ठीक है, V इक्वल टू 80 वोल्ट दे दिया। ये कंडीशन में आपसे पूछ ले कि I की वैल्यू बताओ, तो ओम का नियम मैंने बताया था V इक्वल टू I गुणा R, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। तो I इक्वल टू क्या बताया था V बटे R, ये भी बताया था। अब V की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, V इक्वल टू दे रखा है 80, R इक्वल टू कितना आ गया 4 ओम, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा V बटे R या 80 बटे 4, 20 चौके 80, 20 ओम का क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये अपना एक क्वेश्चन सी कर लिया हमने ओम के नियम के अकॉर्डिंग। आगे भी बहुत मुश्किल जो क्वेश्चन आएंगे सारे आप लोगों के सोल्व करूंगा, और आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है फन टॉक्स विद विजय, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी इमेज जो है मुझे ईमेल वो मैसेज कर सकते हो मेरे इनबॉक्स में, तो वहाँ पर आप लोग मुझे मेल कर देना या सॉरी मैसेज कर देना, उस पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता दूंगा कि किस हिसाब से आएगा। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप लोग विजिट कर लेना, क्लास को आप लोग शेयर कर दें, और आगे भी जो मुश्किल क्वेश्चंस बनते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए एक दो चीज़ और बता देता हूँ करंट के ऊपर। करंट को फाइंड करने का और कौन सा तरीका है, अगर आप लोगों को आवेश दे दे और टाइम दे दे और उस टाइम पे आपको करंट पूछ ले तो क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले धारा, ठीक है, और आपको दिया हुआ क्या मिल जाए, एक तो आवेश दिया हुआ मिल जाए और दूसरा चीज़ जो है आपको समय दिया हुआ मिल जाए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला है, आवेश ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, Q इक्वल टू CV, ये भी आवेश फाइंड करने का फॉर्मूला है और ये भी आवेश फाइंड करने का फॉर्मूला है। इससे भी आप क्या है ये लगेगा कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, और ये समय के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आवेश बटे समय, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है करंट निकालने का, जब आपको कूलाम में आवेश दिया हो, आवेश किस चीज़ में दिया होगा कूलाम के अंदर, और समय किस में दिया होगा सेकंड में। अगर आपको मिनटों में भी दिया हो तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अब एक फॉर्मूला क्या होता है I, अगर आपको ज्ञात करना हो तो ये भी फॉर्मूला है I इक्वल टू dQ बटे dt। एक ही चीज़ है जो ऊपर वाली मैंने बताई है, वही चीज़ ये है, ठीक है। तीसरी अगर 1 एम्पियर की बात कर लें या और किसी चीज़ की बात करें तो 1 एम्पियर क्या होगा 1 कूलाम आवेश बटे 1 सेकंड समय इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 एम्पियर की परिभाषा अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो 1 वोल्ट बटे 1 ओम इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एम्पियर, या 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। बहुत फॉर्मूले बनते हैं, सारे फॉर्मूले जो है वो आपको रिवाइज करवाऊंगा, आपकी क्लियर करवाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें लॉन्ग टर्म तक। तो कोर्स हमारा बीच में बंद होने वाला है नहीं, डेली क्लास आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप लोगों का फाइट हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़े हो। जय हिंद, जय भारत।